बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं जब से सी पैक मंसूबा शुरू हुआ है, स्पेशली अगर इस खित्ते की बात की जाए तो जितनी प्रॉब्लम इंडिया को है शायद ही किसी और मुल्क को हो। तो इसी वजह से सी पैक मुखालिफ जो ममालिक हैं उनके साथ मिलके मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करता रहता है, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन पाक चीन दोस्ती और सी पैक मंसूबा अब किसी सूरत डैमेज नहीं होगा। सी पैक मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ अब पाक चाइना मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक हो चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत के जो नापाक अज़ाइम हैं उनका भी सिलसिला जारी रहता है। भारत पाकिस्तान की क़यादत समेत अहम जो हमारे मकामात हैं यहाँ के, उसकी भी जासूसी में मुलव्वस है। और अब पाकिस्तान का भारतीय जासूसी को प्रॉपर सबूतों के साथ आलमी सतह पर लाने का फैसला हुआ है, क्योंकि खित्ते में अब जो भारतीय इक़दामात हैं वो इलाकाई सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और अब भारत जो है वो बुरी तरह से बौखलाया भी हुआ है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन $8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिसके 8 माह बाद ही अमरीकी फौज ने इनखला का ऐलान कर दिया, तो जाहिर है इंडिया का बौखलाना तो बनता था। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे सियालकोट में PP38 के ज़िमनी इंतखाबात पर, जहां सियासी हरूफ में जो हरीफ हैं उनमें कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। इस वक्त सूरत हाल क्या है वो भी जानेंगे। उससे पहले अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे साथ स्टूडियोज में नासिर सलमान साहब, स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब ने। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं सैयद शोएबुद्दीन साहब। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नासिर सलमान साहब, आपसे शुरू करेंगे। सी पैक जाहिर है जिसको एक गेम चेंजर कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मनाजिल हम तय भी कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी की और वो बड़े खुश भी हुए, सारा उन्होंने देखा भी। लेकिन अब जो फैसला हुआ है इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान और चाइना, ना सिर्फ इंडिया बल्कि जो भी सी पैक मुखालिफ कुव्वतें हैं उसके खिलाफ अब मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक हुआ है। क्या करने जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने एक मरतबा फिर जो इस वक्त इस खित्ते का सबसे अहम इशू है उसके हवाले से आज यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस हवाले से मैं बताऊँ कि इंडिया की बुखलाहट, आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि नेपाल ने एक मैप इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो दावा करता है कि उसके कई इलाके इंडिया के ज़ेर तसल्लुत हैं जो कि गैर कानूनी हैं। इन्होंने इस हवाले से न्यू दिल्ली के साथ बहुत शदीद एहतजाज किया और इसको रिजॉल्व करने के हवाले से डिप्लोमेटिक टाइज ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो श्रीलंका है, इसमें जो चाइना के साथ श्रीलंका का इन्फ्लुएंस है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट में मूव आई है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ गए हैं, तो श्रीलंका के साथ जो इंडिया के तल्लुकात थे जिसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की वारदातें हुई हैं वहाँ पर श्रीलंका की सरजमीन को भी इस्तेमाल करता रहा है। आज वहाँ पर भी इंडिया तन्हाई का शिकार है। बांग्लादेश में जो आसाम के मुहाजिरीन बांग्लादेश में जा रहे थे, इस हवाले से बांग्लादेश और इंडिया के तल्लुकात इस वक्त इंतहाई तलखी का शिकार है। और जहाँ तक आपके सामने अफगानिस्तान में $8 करोड़ की आपने बताया भी कि वो इन्वेस्टमेंट के बावजूद आज इंडिया को अपने मुख्तलिफ शहरों में ना सिर्फ कौंसलेट बंद करने पड़े हैं बल्कि इस हजमियत का पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है कि किस तरह से इंडिया जो वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान से मुतल्लिका जो मामलात थे उनमें ना सिर्फ रखना अंदाजी करता था, बल्कि अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो इस्लामाबाद में भी एक मामला अफगान सफ़ीर के हवाले से आया है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे शवाहिद पाए गए हैं कि इंडियन लोग जो प्लांट करता है मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान उठाना चाहता है इंटरनेशनल सतह पे। और दोशंबे के अंदर अभी मिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर है, इनकी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो बात हुई है, वहाँ पर चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख के हवाले से मामले को ना सिर्फ दोबारा इकट्ठा खड़ा किया है, बल्कि आपको याद होगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है दोशंबे के अंदर शंघाई ताउन कौंसिल की, उसमें इंडिया की बौखलाहट को पूरी दुनिया के डिप्लोमेट जो
सतह के ऊपर लोग हैं उन्होंने महसूस किया। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मालदीव में मोहम्मद नशीद ने इंडिया के साथ बात की है कि हम इस तमाम मार्केट के अंदर इंडिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम इंडिया ने 1.4 बिलियन जो उनका बजटरी लोन दिया है, इसके साथ इंडिया वहां पर पिच तैयार करना चाहता है ताकि अपनी इलाकाई जो हजमियत है और अकेलापन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी बनाई फौरन, जिसमें अपने तमाम दोस्तों को, रूठे हुए दोस्तों को इकट्ठा किया और ये फैसला किया है कि इंडिया जो पाकिस्तान को जब से पाकिस्तान बना है डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें कर रहा है, उनके तमाम सबूत जो कि कुलभूषण की सतह पे आपको याद होगा जो हमने उसको उठाया था, अब हमने पहले दोस्ती और हमारी जो अमन की ख्वाहिश थी उसको हमने अब बिल्कुल अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया, लेकिन अब फैसला किया गया है कि इन तमाम मामला जो मैंने अभी आपको बयान किए हैं इनको सामने रखते हुए इंडिया का असल में जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल फोरम पे ना सिर्फ उठाया जाए बल्कि जो सबूत मौजूद है, जो नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है इंडिया की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से जो कोशिशें हैं, जो मकरू अजाइम हैं, इनको ना सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स के सामने आश्कार किया जाएगा बल्कि सी पैक के हवाले से बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान के सूबा है उसमें जो उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जिसको पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ उसका शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया बल्कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जब पुलवामा के अंदर भी मामला हुआ था, इसमें भी अपनी जो ताउन की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इंडिया अपनी हर दरमी पे ना सिर्फ कायम है बल्कि अब पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से कश्मीर में हमने इलेक्शन भी जीते हैं और वादे तौर पे पैगाम दिया है कि हम इंशाल्लाह ताला अब इस तमाम मामलात में खामोश नहीं रहेंगे और तमाम इंटरनेशनल फोरम में इंडिया के मकरू अज़ाइम को बेनकाब किया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर फरमाइएगा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि जो सी पैक मंसूबा है उसको हमेशा से ही इंडिया की कोशिश रही है साबुताज करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हो सका और ना ही हो सकेगा, और जिस स्टेज पे अब ये पहुंच गया है मंसूबा, तो सर मुश्तरका हिकमत अमली जिसका हम बात कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान के एक इत्तेफाक हुआ, वो क्या होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स क्या ऐसे होने चाहिए कि दुनिया को भी इस चीज़ का पता चल जाए कि इंडिया क्या कर रहा है और जो बाकी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको भी इनकान हो जाए कि नहीं हम नहीं कुछ कर सकते इसके खिलाफ। देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका एक दुश्मन मुल्क है, वो क्यों कर सी पैक को सपोर्ट करेगा? सीधी सी बात है, वो जाहिर है हर वो कोशिश कर रहा है जिससे डिस्टेबलाइज हो सी पैक, क्योंकि सी पैक सिर्फ मेटाफोरिकली नहीं है कि गेम चेंजर है, सी पैक के बहुत दूरअस नताइज होने हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान चाइना रिलेशन पे नहीं होने, ये पूरे खित्ते के लिए बड़े दूरअस नताइज होने हैं। और वो जो चौधराहट है इंडिया की, यहाँ जो वो ख्वाब देखता है मिनी सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया, वो उसका ख्वाब चिकनाचूर इसलिए हो रहा है कि सी पैक में, सी पैक तो एक वन एस्पेक्ट है ना, अगर आप उसकी BRI देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ 60-70 मुल्क इन्वॉल्व हैं और पूरे खित्ते को चाइना ने इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बना दिया है और इससे पूरा जोन जो है एक तरह से चाइना के पीछे खड़ा हो जाएगा। तो इंडिया को लामोहल्ला एक प्रॉब्लम है, वो अपनी आइसोलेशन का शिकार हो रहा है और सडनली अफगानिस्तान से अमेरिका के निकल जाने से उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। वो जो उसकी स्ट्रेटजी थी कि अमेरिका यहाँ रहेगा और मैं अमेरिका के बिहार पे यहाँ पे चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करता रहूंगा, वो बड़ा सेटबैक हुआ। तो इस वजह से वो एक डेस्परेट इस मोड में है, उसको समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं, क्योंकि मालदीव एक बहुत ही छोटा मुल्क है, शायद एशिया का सबसे छोटा मुल्क है और उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं कि इंडिया के साथ अगर वो अटैच है तो कोई बहुत उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप देखें इंडिया इज नॉट ए गुड नेबर, अपने तमाम पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार, कहना तो बहुत दूध बार, बड़े स्ट्रेंज किस्म के रिलेशनशिप हैं, बड़ा खिंचाव है। और क्योंकि वो मुल्क बहुत छोटे छोटे हैं, श्रीलंका ले लें, बाकी ले लें, नेपाल, भूटान, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। अब उसमें खटकता है कि पाकिस्तान एक ऐसा चैलेंज है जिसकी जो उन्हें हमेशा चैलेंज करता है और एक बाकी भी पूरी दुनिया और छोटे मुल्क साउथ एशिया के, वो पाकिस्तान पे उनकी नजरें होती हैं कि पाकिस्तान इसको कन्फ्रंट करता है, इसे रोकता है, इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है उसे रोकता है। तो ये बाकी भी मुल्कों के लिए, श्रीलंका या बाकी जो हैं उनके लिए एक बड़ा सूदिंग एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान उसे टेक ऑन कर रहा है। और जब पाकिस्तान के साथ चाइना मिल जाता है
तो वो तो बिल्कुल आउट क्लास कर देते हैं इंडिया को। exactly. तो इसलिए इंडिया ने तो जो कुछ करना है वो करना ही है, और वो कर रहा है और करेगा, उसने बाज नहीं आना। हम जो मर्जी उसे बुरा भला कहें, उसने बाज नहीं आना, ये उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान को जो आपका क्वेश्चन है क्या करने की जरूरत है, वो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ना, ये जो हादसा हुआ है, चाइनीज जो मारे गए इतने बेचारे, जी बिल्कुल, ऐसी चीजों को हमें रोकना है। जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारा अमन नहीं होगा, यहाँ पे हम उन्हें सिक्योरिटी नहीं देंगे चाइनीज को और उनके प्रोजेक्ट्स को, तो इसकी कामयाबी डाउटफुल रहेगी। तो हमें सारी एफर्ट्स एक तो अपना हाउस इन ऑर्डर करने में लगानी चाहिए, दूसरा यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी का ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि किसी चाइनीज या किसी भी उनके प्रोजेक्ट के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे वो थोड़े से सहम जाएं। क्योंकि जाहिर है जब 20-25 लोग मारे जाते हैं एक अटेम्प्ट में, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। क्योंकि आप देखें चाइना में ऐसे वाकयात नहीं होते, वहां पे कत्ल होना एक बहुत बड़ा वाकया नजर आता है चाइनीज सिस्टम में। तो जब 25-30 बंदे यकदम मारे जाते हैं उनके, और किसी ऐसे प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं जहां पर दोस्तियां भी बहुत अच्छी तो जाहिर है गिले शिकवे भी फिर अपने दोस्तों से ही होते हैं जिसपे वो आप इतना ट्रस्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा हादसा होगा तो जाहिर है उन्हें एक गुस्सा भी आएगा और शिकवा भी होगा। तो बड़ा अच्छा किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि फौरन चाइना गए हैं और उनका जो भी गिला शिकवा था उसे एड्रेस किया है, और उन्हें कहा वे फॉरवर्ड हमें अपनाना चाहिए ताकि हम आगे बढ़े, पीछे ना फंस के रह जाए। अच्छा शुएब साहब फरमाइएगा, जैसे कि पहले बात मैंने इस बारे में की कि भारत के जो नापाक अज़ाइम है या इस तरह के जो नेगेटिव स्टेप्स हैं वो हमेशा से लेता रहा है, और अभी जो है भारत के जो पाकिस्तान के जो क़यादत है उसके बारे में भी, और जो अहम मकामात है उसकी जासूसी में भी मुलव्वस है, और इसके सबूत भी अब हमें मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ पर हमारा क्या रोल बनता है? सबूत हमें अब नहीं मिलना शुरू हो गए, कलभूषण भी तो पकड़ा गया बिल्कुल बिल्कुल, उससे देखे ना, अब वो कोई आज की बात तो नहीं है। तो कलभूषण के साथ जो था वो सर ये कहा गया था कि बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स हैं, तो वो स्लीपिंग सेल्स हमें नजर आ रहे हैं कि आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर वो मुसलसल वाकयात हो रहे हैं। कहीं पे गाड़ी के ऊपर अटैक हो जाता है, कहीं पे कोई बारूदी सुरंग फट जाती है, कहीं पे वो हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, मजदूरों को उठा के ले जाते हैं, कहीं गाड़ियां रोक के मार देते हैं, उतार के नाम देख देख के, पर्चियां शनाख्ती कार्ड देख के मारते हैं। सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीजें माहौल बना रहे हैं। तो ये चीजें खत्म नहीं हो गई थी, अब दोबारा बढ़ गई हैं। और ये एक ऐसे टाइम पे बढ़ रही हैं जबकि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया और अमेरिका दोनों माइनस होने जा रहे थे। सही। लेकिन अमेरिका ने अब एयर अटैक करके ये साबित किया है कि वो यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। वो अपनी फौज के दस्ते वहां से ले गया है, लेकिन अपनी एयर स्ट्राइक्स उसने बरकरार रखी हैं। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान से तो उसे अड्डे नहीं मिले, फिर ये एयर स्ट्राइक्स कहाँ से हो रही हैं? ठीक है। ये सबसे अहम तरीन बात है कि खित्ते का वो कौन सा इलाका है जहां से ये वहां जा रहे हैं। सही। ईरान के ऊपर से जा रहे हैं, पाकिस्तान की फिजा यूज कर रहे हैं, या किधर से आ रहे हैं? सही। काज़किस्तान से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं ये लोग? ये इनका कोई ना कोई तो रूट होगा ना, और बगैर उस मुल्क की परमिशन के आप रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई तैयारा इंडिया की फदा में दाखिल होगा तो वो उसके पीछे फौरी तौर पे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। या उनका कोई हमारे मुल्क में आता है तो जैसे हमने गिराया था, हम भी उसको वही सलूक करेंगे। अब ये इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होने जा रहा है उसका हमारे मुल्क के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ठीक है। ये है असल वजह। और आप ये देखिए कि दासू का जो वाकया हुआ है उसके ताने बाने भी इंडिया से ही मिल रहे हैं। ऐसा ही है। लाहौर में जो धमाका हुआ था उसके ताने बाने भी इंडिया से ही मिले। बिल्कुल सही बात है। और ये साबित करता है कि आपने सिर्फ इस चीज को दुनिया के सामने लेके आना है बिल्कुल इस तरह साफ फिल्म कि आपको नजर आए अगलों को कि ये हुआ है। बिल्कुल सही है। अब ये किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। सही है। पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं वो इतनी कमजोर नहीं है हमारी। दुनिया उनको जानती है अच्छे तरीके से। तो मुझे यही पूरी उम्मीद है कि हम इंडिया का ये चेहरा दिखा देंगे। ठीक है। और पाकिस्तान का और जो चाइना का
जो इस वक्त एक मफाद चल रहा है इकट्ठा, ठीक है, वो इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा। सही है। और ये इस रूट के ऊपर अल्लाह ने किया तो ये काम बेहतर होते तो इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा नासिर साहब फरमाइएगा कि जैसे हम जो जासूसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि मुकम्मल सबूतों के साथ जो भारतीय जासूसी है, जो भी भारतीय हथकंडे हैं उसको आलमी सतह पर लाएंगे। कुलभूषण का जो केस है ऑलरेडी आलमी अदालत में चल रहा है, तो सर अब हम क्या करने जा रहे हैं इस तरह से ऑथेंटिकली, जिस तरह से शुएब साहब ने भी बात की कि एक क्लियर जो सबूत के साथ हमें केस वहां पर लेके जाना है आलमी सतह पर और दिखाना है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो किस तरह से इसको कर रहे हैं? देखें, अभी इंडिया ने रिसेंटली जो पाकिस्तान का स्टाफ नई दिल्ली में था उसको भी तकरीबन हाफ करने के लिए इसी बुनियाद पे कहा है कि ये जो है हमारे मुल्क के अंदर स्पाइंग की कोशिशें कर रहे हैं जी। और हमारा आपको पता है कि ये क्लियर कट एक स्टांस है कि जब तक इंडिया जो लॉकडाउन उसने वहाँ पर कश्मीर में किया है, जी, 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 जी। अगर वो ख़त्म नहीं करता और वो पोजीशन जो पहले थी लॉकडाउन से उस पर वापस नहीं आता, हम इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने सफ़ीर कश्मीर बन के जो एक यूनाइटेड नेशन में खिताब भी किया था, जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक संग मील की हैसियत रखता है मुसलमानों के इस स्टांस को जो कश्मीर के हवाले से पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों का है, जिस तरह से उसे उजागर किया और इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक जो वेस्ट में था उसके लिए कलीदी किरदार अदा करता है। देखिए, जो कुलभूषण यादव के अलावा जो पिछले साल 2020 में हमारे जो गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर भी हमने इंडिया के जासूस पकड़े, ठीक है, उनको हमने अंडर इन्वेस्टिगेट किया। इसके अलावा डीजी खान से भी हमने इंडियन जासूस पकड़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉक शो के अंदर हम इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की बाउंड्रीज़ हैं उनको हम जो है उसको हम हिट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हम बात कर सकते हैं वो ये है कि हमने अमन के हवाले से अपनी ख्वाहिश को मुसलसल इंडिया के साथ पेश किया, उनके साथ निगोशिएशन के हवाले से अपने मामलात को जारी सारी रखा। लेकिन अब वो वक्त आन पहुंचा है कि सी पैक के हवाले से ये अभी भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हुकूमतों की जो गलत पॉलिसियाँ थीं, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ हिस्सों में अनरेस्ट है उसका खुमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब हमने कोशिश की है कि बलूचिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत बड़ा पैकेज दिया है उस पर अब अमल दरामद किया जाए। आज हालात बहुत बेहतर हैं। आपको याद होगा कि सिंध के साथ बहुत सारे मामलात ऐसे थे और कराची के अंदर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक जो पाकिस्तान से निकले हुए दहशतगर्द हैं जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने बारहा, बल्कि कल कश्मीर के इलेक्शन में भी देखा आपने, एक नून लीग का आदमी किस तरह से इंडिया के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहा था, जिसका आज के सोशल मीडिया के ऊपर उनको पता भी चल गया है कि इस तरह की एसोसिएशन की पाकिस्तानियों की नज़र में कोई वक़्त नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि जो भी हमारे पास सबूत है उनको ना सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पेश किया जाएगा, बल्कि अब ये जो मुफाहमत के हवाले से हम कोशिशें करते रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर पावर में आई थी उस वक्त उसका खुल के इजहार किया था कि हमें मिलके गुर्बत, जहालत, बीमारी, एजुकेशन के हवाले से काम करना चाहिए। लेकिन उसके जवाब में जब वहाँ से सर्द महरी आई तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि बड़ी सीटों पर छोटे लोग बैठे हैं। तो देखिए, हम चाहते थे कि हमारा मुल्क भी बहुत सारे मसाइल का शिकार है। इंडिया में भी, दुनिया में आपको पता है पावर्टी के अंदर टॉप 5 मुल्कों के अंदर शुमार किया जाता है। अब लेकिन वो वक्त आ गया है कि सी पैक के अंदर जो उनकी बटसन ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में तरक्की हो। और उसके अलावा आपको पता है कि जब लेकिन उसकी वजह से नासिर साहब वो खुद भी तो बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। जाहिर है 70 से 80 जो ममालिक इससे रेलेवेंट है, लेकिन आप देखिए ये जो अभी हमारा गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर भी वाकया हुआ है और जो इस्लामाबाद में अफगान सफीर के हवाले से वाकया हुआ है, जो लाहौर में बॉम्बिंग हुई है, इन तमाम के ताने बाने न्यू दिल्ली से जाके मिलते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को हम ना सिर्फ अब
इंटरनेशनल फोरम पे उठाने का इरादा रखते हैं, बल्कि इस मामले में इस मर्तबा हमने प्रोफेशनल अप्रोच के साथ तैयारी की है, ताकि ये वक्त आ चुका है कि फैसला कुन कदम उठाया जाए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेशनल अप्रोच को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब हमने वो खिताब कर रहे थे यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कश्मीर के मामले को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुलभूषण की भी बात की कि आलमी अदालत में ऑलरेडी केस चल रहा है। अब प्रोफेशनल अप्रोच को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, किस तरह से हमें स्टेप लेना चाहिए? बड़ी अहम बात है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है या फॉरेन मिनिस्टर होता है, वो लीड लेते हैं, वो एक बात करते हैं, यूएन में जाके कर दी, किसी और बड़े फोरम पे कर दी। अब उसके पीछे जो एक नेटवर्किंग है वो आपके सफारतकारों ने करनी होती है, आपके एम्बेसडर्स ने करनी है, आपके हाई कमिश्नर ने करनी होती है, आपके अटाची जो होते हैं उन्होंने करनी होती है। मैं इस प्रोग्राम की वसादत से, और पिछले दिनों कुछ महीने पहले जब इमरान खान साहब ने डांटा था कि फॉरेन ऑफिस वाले प्रॉपर काम नहीं करते, ये वो उन्होंने ठीक किया था। देखिए, हमारे अगर आप स्टडी करें, अगर हमारे 100 एम्बेसडर हैं दुनिया में, सपोज उसमें से देखें प्रोफेशनल कितने और सिफारशी कितने, तो पॉइंट ये है जब तक हम प्रोफेशनली लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, देखिए वो करियर डिप्लोमेट्स होते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह बात पहुंचानी है, हेड ऑफ द स्टेट को कैसे बात पहुंचानी है, उसके प्राइम मिनिस्टर को, उनकी पार्लियामेंट को, या उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं हमने कैसे बात पहुंचानी। ठीक है। हम यहाँ पे भेज देते हैं, जो कहीं से कोई आते हैं जी डायरेक्ट एम्बेसडर लगा दिया, अब उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है। तो इसलिए जो अभी बात की बड़ी अच्छी बात है कि हमें प्रोफेशनली इसे हैंडल करना है, और इसके लिए देखिए ना, ये तो एक लीड है ना कि हमने ये इस चीज को हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट करना किसने, ये अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें प्रोफेशनल एम्बेसडर लगाने चाहिए, प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स लगाने चाहिए, हाई कमिश्नर, अटैचीज, बेशुमार। मुझे पता है कि एजुकेशन, हमारी जो सीटें हैं एजुकेशन अटैची, वो खाली पड़ी हैं, कई सालों से खाली पड़ी हैं, बहुत से हमारे जो दूसरे कमर्शियल अटाते हैं वो खाली। तो लिहाजा इन चीज़ों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि हम करेंगे और हम हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करने के लिए टूल क्या है आपके पास, टूल आपके एम्बेसडर्स होते हैं, वो आप जिन्हें हम कहते हैं सफ़ीर हैं। ठीक है, इमरान खान साहब हमारे सफ़ीर हैं कश्मीर के मामले में, तो वो तो सफारतकारी एक खास लेवल तक करेंगे ना, लेकिन उसकी जो नेटवर्किंग है, तमाम जो अहम मुल्क हैं उनके स्टेक होल्डर और अहम लोगों तक ये बात कैसे पहुंचानी है, उन्हें कैसे कायल करना है, उन्हें कैसे कन्विंस करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चीज पे तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है, बजाय कि हम कहें कि जी हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन हमें ये ना पता हो हमने किस तरह हाईलाइट करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बाहर फॉरेन ऑफिस को जरूरत है, प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स लगाएं, प्रोफेशनल लोगों को इन्वॉल्व करें, और उनकी रिपोर्ट लें उनसे कि क्या कर रहे हैं आप, क्या अपनी, मतलब हम सुनते रहते हैं वो बातें, यहाँ करने वाली नहीं है कि कितने वो प्रोफेशनली काम करते हैं वहाँ पे। जब हम बाहर जाते हैं हम उनका हाल देखते हैं जो है, तो इसलिए उनको एड्रेस करें। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि तब्दीली आई है, आएगी, तो इन चीजों में भी तब्दीली आएगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं वही स्टेटस को है, वो पुराना वतीरा है, पुराने तरीकाकार है। तो हमें जब तक हम प्रोफेशनल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उनको आंसरेबल करें साथ, बिल्कुल कि जी आपके जिम्मे ये प्रोजेक्ट है, ये काम है, ये आपने किस हद तक करना है और किस तरह करना है, उनसे रिपोर्ट लें। जी ठीक हो गया। शुएब साहब, अभी हम अफगानिस्तान में जो भारत का लॉस हुआ है उसकी हम बात कर रहे थे। जाहिर है बौखलाया हुआ है, इस वक्त बौखलाहट का शिकार है इसमें, और हमने देखा कि उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वजह से डैमेज हुई है। वैसे भी वहाँ पर बहुत बुरे हालात है, जिसका नासिर सलमान साहब ने बड़ा अच्छा एक खाका भी खींचा अपने हमसाया ममालिक के हवाले से भी। अब इन तमाम नाकामियों से परेशान भारत अब आपकी नज़र में क्या स्टेप उठा सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, जो वो उठाना चाह रहा है वो कर रहा है। अच्छा, वो अमेरिका के साथ फिर दोबारा वहीं पर खड़ा हुआ है। ये जो अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान के साथ जो गोलाबारी, अपना बमबारी हो रही है, सारा कुछ हो रही है, उसमें भारत भी पीछे है। भारत ने अपना आखिरी दिनों में वहाँ पे बाकायदा असला गोला बारूद भेजा है। बिल्कुल सही है। किसके लिए भेजा है? वो भारत और अशरफ गनी एक पिच पे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हैं। मसला सिर्फ इतना है कि उनके पास कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपस में जुड़ने का। वो तो उनको कहाँ से आएंगे वो? तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो है C-130 या दूसरे जहाज जो वहाँ जाके उन तक पहुँच सकें। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मसला ये है कि उनके जितने भी आप देख लीजिए इससे अपना एडवाइजर्स हैं अपना इसके अफगानिस्तान के, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं
वो वही है जो भारत भी इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों एक जगह पे खड़े हैं, अफगानिस्तान और भारत और अमेरिका, बिल्कुल ये कहीं भी अलग अलग नहीं है, ये एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही पॉलिसीज है, उसी पे अमल दरामद कर रहे हैं। ठीक है। अब भारत को ये कैसे वहां से निकालना है, असल मसला ये है कि खौफजदगी जो है वो है तालिबान से, बिल्कुल, जो 20 साल वहां लड़ते रहे, बिल्कुल, खत्म नहीं हुए। अब ये मसला है कि अब अमेरिका वहां से निकल चुका है, लेकिन उनका मुकाबला अब भी 3 लाख अफगान फौज से है। 3 लाख अफगान फौज, वही जिनमें से ज्यादातर इलाकों पे तो काबिज हो, जिनमें से 45 आज पाकिस्तान आ गए ना पनाह लेने के लिए, आज सरहद पार करके 45 पाकिस्तान आए हैं। तो वहां जो सूरत हाल ये है कि तालिबान और अफगान फौज कब तक एक दूसरे के साथ टकलेंगे और कौन पीछे हटेगा। अफगान फौज को अमेरिका ये कहता है कि हमने पूरा ट्रेंड किया है, ठीक है, लेकिन जो आज सरहद पार करके इधर आए हैं उनकी ट्रेनिंग से पता चल रहा है, उनमें 5 अफसर थे, 46 जवान थे, कि ये लोग कितने ट्रेंड हैं कि पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में आ गए। बिल्कुल ऐसा ही, और बकायदा उनको पूछ के पनाह दी गई है और उनको वापस भी भेजा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वो फौज है जो तालिबान से लड़ रही है, और लेकिन तालिबान जो है वो इस वक्त भी इस पोजीशन में आ चुके हैं कि उनकी मुकाबला चल रहा है। ठीक हो गया। वो मिसाइलों से मुकाबला कर रहे हैं, उनका मुकाबला, उनके पास अगर फौज है, बिल्कुल सही, तो इनके पास मिसाइल हैं। सही है। अब ये पूछा जाए कि मिसाइल कहाँ से आए, तो ये तो देखना पड़ेगा फिर उनको कि कौन सप्लाई कर रहा है। सही। बहरहाल वो वहां 20 साल से मैदान जंग में हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। ठीक है। और इस दौरान इंडिया जो पहले पाकिस्तान के तालिबान के खिलाफ था, बिल्कुल तालिबान के खुल के खिलाफ था, अब उनके खिलाफ हो चुका है ज्यादा। अब यही देखना है कि पाकिस्तान के लिए रास्ता तभी निकलेगा जब अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को हजीमत होगी। ठीक हो गया। अच्छा नासिर सलमान साहब, पाकिस्तान ने तो अपना स्टेटस क्लियर कर दिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। दूसरी बात फिर उन्होंने अशरफ गनी साहब को भी ये बात उन्होंने कर दी थी इंटरनेशनल फोरम पे भी कि जी हमने जब आपको कहा था मुफाहमत करने, तब आपने कहा नहीं, अब वो ज़्यादातर इलाकों पर काबिज हो चुके, तो अब आप कहते हैं कि जी हमारी मुफाहमत करवाइए, हम बातचीत, अब वो बातचीत क्यों करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि जो हथकंडे इस वक्त इंडिया अपना रहा है, जो वो अफगानिस्तान में कर रहा है, जो शेख साहब ने बात की, इसके अलावा जो पाकिस्तान में वो जासूसी कर रहा है, सीपैक के मंसूबे को खराब करने की कोशिश कर रहा है, सर इस खित्ते में वो इलाकाई जो सलामती है इस खित्ते की, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मजीद आप देखते हैं कि ये अफगानिस्तान में होने वाली नाकामी से वो कुछ मजीद बौखलाहट का शिकार होके, जो मेरा सवाल शुएब साहब से था वही कि वो क्या कर सकता है, क्या स्टेप अब लेगा? देखिए, इंडिया के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो इस खित्ते में एक पुलिस मैन का किरदार अदा करना चाहता था, और उसके लिए उसने अब अमेरिका का एक समझ लें कि फ्रंट लाइन का एक पुलिस मैन के तौर पे सामने आया। लेकिन पिछले साल जब आपने देखा कि लद्दाख में जिस तरह से इंडियन फौज की पिटाई की चाइना की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो भी पूरी दुनिया ने देखा सामने। असल में वो तो कई मरतबा ये कोशिशें करता रहा है, कभी कहता रहा कि हमने यहाँ पर जिमखाना में चाय पीनी है आके, तो वो आपने देखा कि अजीज भट्टी साहब ने किस तरह से उनके जो अज़ाइम थे उनको हाक में मिलाया, और किस तरह से लाहौरिये उस वक्त जंग में यहाँ से निकलते थे कि इंडियन टैंकों के सामने हम लेटेंगे। ये जज्बा जो हमारी कौम का है, ये असल में उनको खौफजदा किए हुए है कि पाकिस्तान पे उन्होंने हर दमा पे, आपको पता है फटैफ के हवाले से इन्होंने इकरार किया है कि इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करती हैं। पाकिस्तान से बेशुमार हालात बुरे हैं। मैक्सिको के अंदर आप कभी ज़िंदगी में कोई प्रोग्राम रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान में मौजूद है, और इसमें इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी, अमेरिकन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और मैक्सिको के बहुत बड़े बड़े माफियाज इन्वॉल्व हैं। इटालिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, इटालियन सिसिलियन माफिया भी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, और यूरोप में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उस पर भी कभी हम प्रोग्राम मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप रखेंगे। असल में ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में मौजूद हैं,
और बेशुमार वाक़यात होते हैं यूरोप के अंदर जिनको छुपाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान के अंदर जो तस्वीर पेश की गई है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में अगर आप रिसेंटली जो बम चला है और इसके अलावा जो गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर एक वाक़या हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है और मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि इस हवाले से हमारी पिछली गवर्नमेंट्स जो थी जिन्होंने कई लोगों को बगैर वीज़े के पाकिस्तान में बुलाया और बताया कि हम अपने अज़ाइम का इजहार कैसे करते हैं, बल्कि जो साबिका हमारी फॉरेन ऑफिस की ऑफिसर थी तस्नीम असलम, इसने इस हवाले से नवाज रजीम के अज़ाइम को बड़े खुल के पिछले दिन इंटरव्यू में बताया। देखें, ये चूंकि पाकिस्तान में बहुत देर तक ऐसी कुव्वतें हुकूमत करती रही हैं जिन्होंने जो अब आईने पाकिस्तान का तकाजा है हुक्मरानों से, उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादती की है, उसका हुम्याजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडिया जो भी करना चाहता है, वी आर रेडी टू उनको फेस करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान की गहरी नज़र है। इमरान खान साहब ने अशरफ गनी साहब को बताया है कि पाकिस्तान को डू मोर मत कहा जाए। पाकिस्तान 75,000 लोगों की ना सिर्फ जान की बाजी यहाँ पर वो जाने आफरीन के सुपुर्द की है, बल्कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से हर मौका पर अपनी बिलियंस डॉलर्स के नुकसान करके इस अफगान वॉर में वो कीमत चुकाई है जिसकी पूरी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और कोई दुनिया की कुव्वत हमसे अब ये मजीद मत चाहे कि पाकिस्तान अपने लोगों के वसाइल को कुर्बान करके किसी दूसरे लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई 2 कदम आगे आएगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पार्टनर बने लेकिन अमन के हवाले से, हम चाहते हैं पाकिस्तान पार्टनर बने लेकिन सी पैक में तरक्की के हवाले से, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पार्टनरशिप करे लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे लेकिन कश्मीर में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है इस हवाले से हमारे साथ बात की जाए। और इमरान खान जो सफीर कश्मीर भी हैं, इन्होंने इस हवाले से वाज़े और 2 टोक पैगाम दिया है इंडिया को कि इंडिया को इस मरतबा अपनी पोजीशन से पीछे हटना की जरूरत है। अच्छा प्रोफेसर साहब, यही बात मैं आपकी जानिब लेके आना चाहूँगी। जाहिर है जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, तो अब जो सेटबैक हुआ है उसको वहाँ पर वो फिर उसने अपने कौंसल खाने जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बनाए हुए थे और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं था कि वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करे या अपनी इकोनॉमी को जो है स्ट्रॉन्ग करे। पाकिस्तान के मुखालिफ भी बहुत सारे एजेंडे थे उसके, जाहिर है वो भी नाकाम हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, कुछ मोराल डाउन हुआ है उसका या फिर अभी खड़ा है? हमें ये सोच के खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उसका मोराल डाउन हो गया है तो अब वो हबाज आ जाएगा। अगर उसका एक रास्ता बंद हुआ तो वो दूसरे रास्ते से आएगा, दूसरा रास्ता बंद हुआ तो तीसरे रास्ते आएगा। तो हमें मेंटली और फिजिकली उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये इस बात पे खुश हो जाएं कि जी उसका रास्ता, मैं नहीं समझता कि उसका रास्ता बंद हुआ है, बल्कि वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जब एक नाकामी होती है तो आप जरा और ज़रा जज्बे के साथ आते हैं कि अब इस नाकामी, क्योंकि उसमें बड़ी एम्बैरसमेंट होती है डोमेस्टिकली भी, रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो उस एम्बैरसमेंट को कवर करने के लिए वो कोई ना कोई ज़रूर शोशा छोड़ेगा, कोई ना कोई मजीद ऐसे वाक़यात जिस तरह उड़ी का हुआ या दूसरे हुए, वो उससे एक्सपेक्ट आप करेंगे कि ये करेगा। क्योंकि उन्होंने जो सारी इन्वेस्टमेंट की थी, आप 70 करोड़ डॉलर कह रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, उससे भी कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अगर आप टोटल उनका देखें। तो उसमें वजह क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान को एक ऐसा टूल यूज करता था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि देखें ना आपकी दोनों बॉर्डर ब्रैकेट हो जाते हैं, मगरबी भी और मशरकी भी। तो वो हमेशा से कोशिश उसकी रही है कि अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट हो जो इंडियन फ्रेंडली हो, पाकिस्तान से उसकी दोस्ती ना हो। और बहरहाल तमाम कोशिशों के बावजूद हम कोई अफगानिस्तान में पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं ला सके अभी तक। और हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो उनके एप्रीहेंशंस हैं उन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए। और हमें भी कुछ पॉलिसी अपनी बदलनी चाहिए कि हम बजाय उन्हें डिक्टेट करने के या हम कहें कि जैसा हम चाहते हैं आप वैसा ही करें, इस पॉलिसी को अब छोड़ना होगा। हमें उनके साथ भी एक पार्टनरशिप करनी होगी जहां जो भी पहले तो उसमें हमारी इंटरफेरेंस मिनिमम होनी चाहिए और जो भी गवर्नमेंट आए उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करें। और खास तौर पे मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ एज लॉन्ग एज चाइना इज इन्वॉल्व इन सीपैक, क्योंकि चाइना भी निगोशिएट कर रहा है तालिबान के साथ। ये जरा सीक्रेट है, बहुत ओपन नहीं है, लेकिन चाइना नोज हाउ टू टैकल सच थिंग्स। उन्होंने बहुत बहुत बड़े दुनिया के मामलात को टैकल किया और बड़ा पीसफुली किया है। और हम तो पढ़ाते हैं कि अगर फॉरेन पॉलिसी समझनी है, सीखनी है तो चाइना की दें। वो खामोश ज्यादा रहता है
और एक्टिव अगर ये ज्यादा कहा होता जाए है। कि वो अपना फायदा देखता है तो नहीं, ये गलत फायदा देखिए, फायदा हासिल करने के लिए आपको किस मॉडस ऑपरेंडी अपनाना पड़ता है ना। तो मैं जो इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि उन्होंने तालिबान को इंगेज किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि दे विल विन ओवर तालिबान, और उनको मना लेंगे कि तरक्की करनी है और आप भी यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, वो उन्हें इस इन्वेस्टमेंट की तरफ और इस ट्रेड की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए और उनको साथ लेके चलना चाहिए। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो एप्रीहेंशन है, उनको हमें बाहर एड्रेस करने की जरूरत है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अफगानिस्तान की ठीक हो गया। अब हम कश्मीर इलेक्शन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी विक्ट्री हुई वहाँ से। पहले कहा गया बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे सियासतदानों की तरफ से कि जी जो हुकूमत वफाक में होती है उसी की हुकूमत जो है वो कश्मीर में भी होगी, लेकिन फिर नून लीग की तरफ से बड़े दावे किए गए कि जी हम लोग यहाँ से जीतेंगे और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। अब इलेक्शन होने जा रहा है, PP 38 में ज़िमनी इंतखाब है और आज जो है वो कैंपेन का आखिरी दिन था। थोड़ा ही वक्त बचा है कैंपेन के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म हमारे रिपोर्टर। देखते हैं कि वहां पर क्या गहमा गहमी है। जी मुअज़्ज़म। में मौजूद हैं जहां पर हल्का PP 38 का ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी रोज है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी एहसन बरियार के वालिद सलीम बरियार साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो इस इलेक्शन मुहिम को किस तरह देखते हैं और वो कितने पुरुमीद हैं इस इलेक्शन के लिए। जी सलीम साहब बताएं कि किस तरह आप इस इलेक्शन मुहिम को देखते हैं और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कितना परसों निकलेगा और कितनी ताकत में निकल के वोट देगा? सर इंशाल्लाह परसों PTI का हर बंदा बाहर निकल रहा है, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग, इसलिए कि जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसके बयानात इस तरह के पिछले दिन उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि मैं मोदी की तस्वीर घर लगाऊंगा, इमरान खान साहब की नहीं लगाऊंगा, तो उसका भी बड़ा लोगों ने जो है ना यहाँ पे महसूस किया कि ये गलत स्टेटमेंट है। और इसके अलावा जो है बाकी चूँकि खान साहब की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया है, उसकी वजह से लोग वोट दे रहे हैं। जो लोगों के हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं, सहूलतें मिल रही हैं, डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, तो इस वक्त सारी PTI यहाँ पे जितने भी हैं वो इलेक्शन में बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत बड़ी लीड से हम ये सीट जो है इंशाल्लाह जीतेंगे। सलीम साहब, कश्मीर के इलेक्शन के इंतखाब का हमने नतीजा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे जीत चुकी है और अब वहाँ हुकूमत बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर के इंतखाबात के बाद जो नतीजे आए हैं उसका इस इलेक्शन के ऊपर कितना असर होगा? सर कितना रोल प्ले करेगा इस इलेक्शन के लिए? बिल्कुल ज़ाहिर यहाँ पे नून का कैंडिडेट हारा है, PTI का जीता है, तो इसका मतलब कि PTI का यहाँ पे वोट है, वही वोट इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा और बेटे को मिलेगा और बेटा इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा सलीम साहब, 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे 1.25 लाख के करीब वोटर का टर्न अराउंड था। क्या लगता है कि कल परसों के इलेक्शन में कितना वोटर घर से निकल के बाहर आएगा और वोट करेगा? सर मेरा अपना ख्याल है कि पिछले जो वोट थे उससे अब ज्यादा वोट कास्ट होगा, क्योंकि इस वक्त लोग जो है उनमें जज्बा है। और जिस तरह आपने देखें कि यहाँ पे लोग इस तरह रात के इस वक्त तक जो है 10 बजे हैं रात के, तो लोग बाहर आए हैं और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा वोट पहले से ज़्यादा कास्ट होगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सलीम बरियार साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर परसों निकल के बाहर आएगा और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाएगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, जो मुल्क के सदर उनका बयानिया है और जो नून लीग का बयानिया है वो मुल्क दुश्मन बयानिया। उनका ये कहना है कि जो हमारा बयानिया है उसको इंशाल्लाह हमारा वोटर तकवीत देगा और जो उनका उम्मीदवार है वो एक बार फिर जीतेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर जीत होगी। मेरे साथ यहाँ पे कुछ दीगर लोग भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो इस हल्के में जो इलेक्शन होने जा रहा है इस बारे में क्या सोचते हैं और उनके क्या जज्बात है इस बारे में। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे परसों जो इलेक्शन होने जा रहा है कि किस हद तक वोटर बाहर, वोटर के क्या जज्बात हैं और वोटर क्या सोचता है इलेक्शन के बारे में? वोटर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और परसों बारिश भी है, वोटर बिल्कुल तैयार हैं और वोट देने के लिए 100% जो ना गुजरेंगे इंशाल्लाह। वोटर जो ना इंशाल्लाह PTI को जिताएंगे और भारी सीरियस से जिताएंगे। ये जो इलेक्शन हुआ है हमद रजा का, ये एक मिसाल है, ठीक है। ये इनके मुंह पे चिमाता मारा है। जैसे बली साहब कह रहे थे कि ये जो इस्माइल गुजर ने कहा था
कि मैं भारत से जाके मदद लूँगा, उसके मुंह पे भी पाकिस्तानियों ने चमाता मारा। और ये जो मोदी की तस्वीर लगाता है अपने घर में, इसको भी इंशाल्लाह बुरे हाल करेंगे इनका लोग, और इसके मुंह पे चमाता मार के बाहर निकालेंगे। जो मोदी के यार मोदी के घर में जाएं। इधर जी बिल्कुल देखा कि यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान को बयानिया कौन आगे लेके चल रहा है और कौन पाकिस्तान को बेहतर अंदाज से प्रेजेंट करेगा। उनका यही कहना है कि हम सब कुछ जानते हैं, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, और हम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वोट देंगे। वैसा और लोग भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है कि जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, 2018 में यहाँ पे तरीके साहब नहीं जीत पाई थी, अब के इलेक्शन में ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि पाकिस्तान तरीके साहब के उम्मीदवार जीत सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह इमरान खान ने, हमारे कायद ने, जिस तरह की उन्होंने पॉलिसियाँ अपनाई हैं, इससे न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दीगर ममालिक में इसकी बहुत कदर पाई जाती है। वो एक ईमानदार लीडर है और पहली दफ़ा इस मुल्क को वो नसीब हुआ है। आप देख लें कि यहाँ जिस शख्सियत को टिकट मिला है, उनके वालिद साहब एक सियासी वर्कर हैं, समाजी शख्सियत हैं, गरीबों के कामों में फलाह बहबूद में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, अपनी जेब से इलाके के काम कराते हैं, और ऐसे ईमानदार आदमी को लोग खुशी से निडाल हैं कि इस इलाके में जो जगीरदारा तसब था उसको ख़त्म करने के लिए जिस शख्सियत को टिकट मिला है, अल्लाह के फजल करम से ये वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। और लोगों के चेहरे आप पढ़ लें, लोग खुशी से निराज है कि इतने अच्छे आदमी को और ये लीड से अल्लाह का फजल कर सकते। आप क्या कहना चाहेंगे कि एक नौजवान क़यादत को पाकिस्तान तरीके से, आप जो कहते हैं हम नौजवानों की पार्टी है, एक नौजवान क़यादत को मौका दिया जा रहा है, क्या लगता है कि परसों का इलेक्शन जो है वो किस तरह आप देख रहे हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल इस तरह जी कि अपना इंशाअल्लाह ताला पीटीआई तो जीतेगी, 100% जितेगी। इमरान खान दी हर गल ते लबैक करेगी और इंशाअल्लाह 60-65% पोल होएगा और 100% इंशाअल्लाह पीटीआई जीतेगी। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ जलसा हो रहा है। लोगों का यही कहना है कि इंशाअल्लाह ताला परसों का जो इलेक्शन का दिन होगा उस पर के बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे और अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान तरीके जो भी उनकी पार्टी का उम्मीदवार है, जब तरीके साहब को, लोग यही कहना है कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। उनकी पूरी उम्मीद है कि उनका उम्मीदवार जब इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो वो जीत उनकी होगी। जी ठीक है मुअज़्ज़िम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया वहाँ की जो सारी सूरत हाल थी। शुएब साहब, इमरान खान साहब को सफ़ीर कश्मीर कहा जाता है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के जो आवाम थे उन्होंने इस बात को साबित भी किया। सर, कश्मीर, इससे पहले अगर हम ज़िमनी इलेक्शन की बात करते थे तो डर लगता था कि पता नहीं कहीं जो हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो हार ना जाए, लेकिन अब हम देखें कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर बढ़ रहा है। कश्मीर इलेक्शन का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पीपी 38 इलेक्शन में? लाजमी होगा, क्योंकि कल ही यहाँ पे मुस्लिम लीग नून हारी है सियालकोट में, जो वहाँ की सीट है। बिल्कुल ऐसा ही। मुस्लिम लीग की वो हार का इम्पैक्ट जो है, फैसला अपना सियालकोट के अंदर, वो 2 दिन बाद भी आना है। बिल्कुल, ये एक चीज असर किया करती है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा, कि 2 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ था, जी। अब 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है। सही। बाकी रहा जहां तक पीटीआई का, तो सलीम बरियार साहब ने और उनकी फैमिली ने ये इलेक्शन बहुत अच्छी तरह लड़ा है। ये वहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्कुल, बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, सियाल एयर के भी मालकान में हैं। इन्होंने वहाँ पर अपनी जो कारोबारी फैमिलीज हैं, जो कारोबारी बरादरी है, जी, उनको साथ में लाया है। ठीक है, उनको साथ लेके चल रहे हैं कि सियालकोट के अंदर शहर की बहुत सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं कराए, एग्जैक्टली, ये खुद कराते हैं ये लोग। ऐसा ही है। यही चीजें वहां पे लोगों को पता है, ये बड़ा फर्क होता है। अब एक तरफ मुकाबला है बरियार साहब की फैमिली का, सही, और उनके हवाले से पीटीआई का, दोनों को अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल है। दूसरी तरफ मुकाबला है एक ऐसे खानदान का जो बरसों से वहां पे इस सीट पे काबिज चला आ रहा है। सही है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट का ये वो ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। वो वक्त जो था, जो पेशावर नौशेरे में पीटीआई ने आपस की लड़ाई के अंदर सीट हारी और उसके बाद गालियां खाई मुस्लिम लीग नून से। डस्के में जो कुछ हुआ उसके बाद में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें अभी तक हमें सच्ची बात है क्लियर नहीं हुई। सही है। अब रह गया था कि कोई एक बड़ा इलेक्शन जीतना है पीटीआई ने। अब ये वो इलेक्शन है पीपी 38 जो कि यहाँ से परसों होने जा रहा है।
इस इलेक्शन के अंदर सही जो मुझे नजर आ रहा है एज ए जर्नलिस्ट, जो मेरे राब्ते हैं वहां पर जिनसे मैंने बात की है, वो यही कहते हैं कि पीटीआई इस दफा जीत जाएगी। ठीक हो गया। नासिर सलमान साहब क्या कहेंगे, जैसे कि शुएब साहब ने भी बात की कि जो बरियार फैमिली है वहाँ पे वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी काम करते रहते हैं, पर्सनली सियासी उससे बालातर हो गए। एक बात, दूसरी बात फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पर बढ़ रहा है, स्पेशली कश्मीर इलेक्शन के विन करने के बाद। तो क्या उम्मीदें हैं आपको इस सीट से? देखें, जो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पार्लिमानी जमहूरियत चलाई जा रही है, इसमें मुख्तलिफ ख़ानदान किस तरह से जो दौलत कमाई गई है 40 सालों में, उसको वो जब इंतखाबी अमल में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से वो लोग, जैसे अभी वरियो फैमिली है, ये गुज़िश्ता 40 साल से ज़ाहिर शाह साहब के ये समझने एक जॉइंट पार्टनर थे उस इलाके में। उस इलाके की जो पसमानदगी है, ये सेंट्रल पंजाब का इलाका है। सेंट्रल पंजाब सदियों से खुशहाली की अलामत माना जाता है पूरी बरसगीर पाको हिंद के अंदर। जब आप इसकी इंडस वैली की हिस्ट्री को देखते हैं, ये लोगों को पता चलना शुरू हो चुका है कि ये लोग जो झोंक की तरह इस इलाके को जो इन्होंने चूसा है, जो पसमानदगी है, हमारे देहातों में जाए। अब चंद सड़कों को छोड़ के जब आप देखेंगे तो वहाँ पर ना टैक्स नेट को बढ़ाया गया, ना लोगों के कारोबार को ऊपर लाया गया। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत ने जो फैसला किया है, वो टिकट दिया है अंजुम बरियार को। ये इनके जो चिचा हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है कैसर बरियार। और इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो पीटीआई की हुकूमत है, इसने 3 सालों के अंदर वहाँ पर वो कोशिशें और वो काम किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप देखें वो कहीं पर भी इलेक्शन में नज़र नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शनों में हम लूज़ कर रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेंट्रल पंजाब हमने लॉस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज का जो ग्रुप है, ये इलाकाई पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये वाला इलाका है। तो यहाँ पर जो लोगों के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा, एक तो मेजोरिटी के तौर पर वो वहाँ सीट हाली करे थी उन्होंने, ये हमारी सीटें नहीं थी, हम यहाँ से इलेक्शन लॉस्ट कर गए थे। लेकिन हमने जो ये वजीराबाद में इलेक्शन का जो मार्जिन है 4000 रह गया था, पहले ये 32,000 था। इसके बाद हमने जो डस्का में किया, ये भी मार्जिन बहुत कम हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे अभी शुएब साहब ने भी कहा है कि जो परसों मार्का होने जा रहा है, हमें पूरी जिम्मेदारी से मैं उम्मीद भी करता हूं कि इस मर्तबा जो कश्मीर के हवाले से कल आपने देखा है पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड, जो महाजरीन की सीटें हैं, वैली की यहाँ पर जो सीट है गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जीते हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज के बंदे को इबरतनाक शिकस्त हुई है और पूरे सेंट्रल पंजाब की सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। और ये ट्रेंड जो कि सियालकोट में देखा गया, गुजरावाला में देखा गया और नारोवाल में देखा गया, वहां ह्यूज टर्न आउट भी आया है। और उसके अंदर लोगों ने ना सिर्फ अपने गमो गुस्से का, जो कि इंडिया नवाज रजीम है, जो यहाँ पर उनकी एक जो यहाँ के मफरूर की बेटी यहाँ पर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करती हैं, उसको ना सिर्फ रिजेक्ट किया है, बल्कि ये इमरान खान साहब ने जो इस तरह से पाकिस्तान की दगरगुम मईशत को निकाला है तमाम मामलात से, आप यकीन करें कि अवाम का जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से ये महंगाई के हवाले से बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास एक भी बात नहीं है जो इनका एजेंडा कहलाया जाए। आपको याद होगा कि ये जो पीडीएम थी आज वो खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा आप सियालकोट में भी परसों सरबुलंद देखेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब डिस्कशन के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंजूर पर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद शोएबुद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।